फाइट क्लास 3 के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। एंड जैसा कि पिछले पार्ट में यंग जून ने कहा था कि मारिया और यीताई को टनल एरिया में जाने के लिए, क्योंकि वहां पे जो ब्रुटैलिटी होती है, जो फाइट होती है, वो इतनी इंसेन जाती है कि ना रूल्स है ना रेगुलेशन, जस्ट टू किल। एंड इसलिए हमारे लौंडे पहुंच जाते हैं टनल एरिया के अंदर। वहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है उसके काउंटर वाले गार्ड से एंड उसको मारिया पेल देती है और जीता है उसके वो मोटे गेंडे को पेल देता है जिसको किस चाहिए थी मारिया की साला। लेकिन जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब इस कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। हम देखते हैं कि जीता के सामने कुछ लौंडे लपाड़ी आ जाते हैं 4-5 और वो एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जीता तभी उनके ऊपर मिट्टी फेंकता है और फिर उनको कूटना स्टार्ट करता है। जीता फिर एक लौंडे पे पंच करके फिर किक करता है, उसको गिरा देता है। लेकिन उसके दो लौंडे जो लपाड़े थे उसकी हेल्प करने आए थे पीछे से। एंड जीता को तभी वो सिनारियो याद आता है कि पहले भी उसके पीछे से लोग अटैक करने आए थे, वही जो काउंटर गार्ड का हेल्प करने आए थे ना, उन्हीं की तरह ये दो लौंडे भी सेम मूव का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से अटैक कर रहे हैं। और पिछली बार जीता गिर गया था एंड इसलिए जीता दोबारा गिरना नहीं चाहता, उसको इसलिए वो मेमोरी रिकॉल होती है और इस बार जीता पीछे हट जाता है खुद ही। और फिर जीता पीछे जाने के बाद इस लंबे बाल वाले के रिब्स पे अटैक करता है। ओह डैम, दिस किक वाज ब्रूटल। और फिर दूसरा लौंडा जीता के ऊपर पंच करता है बट जीता उसको डॉज करता है। मारे की नजर जीता के ऊपर ही होती है और जीता एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करता है, घुसट बजाता है और दैन अपनी किक से उस लौंडे के पैर पे मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। बट तभी वहां पे एंट्री हो जाती है वही हमारे लौंडे की जो टी शर्ट में था, जो कि जीता को बोल रहा था कि भाई चले जाए, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। जीता को वो कूटना स्टार्ट करता है, एक किक मारता है और जीता काफी दूर जाकर गिरता है। जीता के पेट में दर्द होता है। ये लौंडा फिर अपने बंदे लोग को बोलता है कि भाई तुम लोग एक बंदे से पिट रहे, क्या क्या चल क्या रहा है, साथ में आओ। जीता फिर इस लौंडे को बोलता है सालों तुम सभी को एम्बैरेस फील करना चाहिए। ये लौंडा बोलता है हमें एम्बैरेस फील करना चाहिए ना, ये कोई राइट तरीका नहीं है 1-on-1 फाइट करने का, और आप पीछे हटने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। और जिसके बाद जीता हंसता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम आते हैं इस लौंडिया के ऊपर। और जिस लड़की को उस लौंडे ने बोला था ना, जिस लंबे बाल वाले ने, कि जाकर उन ट्विंस को बोल देना उन सबको संभालने के लिए, वेल ये ट्विंस के पास ही आई होती है और ट्विंस यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेनिंग। फिर ये लौंडिया दरवाजा पे किक करती है, अंदर एंट्री करती है एंड फिर कहती है कि मैं सोच रही थी तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी मैं फोन करूं मेरा फोन उठाना। एंड ये लौंडा बोलता है क्या। फिर हमें इनके बारे में पता चलता है कि दीज आर ट्विंस और ये रेड हेल नाम की कोई एसोसिएशन चलाते हैं या फिर मे बी इनकी कोई गिल्ड है, टीम है। पहले दोनों साथ में बोलते हैं कि हम लोग कैसे कॉल उठा सकते हैं जब हम वर्कआउट कर रहे हैं। और फिर हमें इनके 3 मेजर वर्कआउट लिफ्ट्स के बारे में पता चलता है। जैसे मारिया के लिफ्ट्स थे ना, जैसे कि वो बेंच प्रेस मारती थी, स्क्वाट्स मारती थी, डेडलिफ्ट मारती थी, वैसे इनका भी पता चलता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट याद रखना, क्योंकि आगे चलकर ये काफी ज्यादा फनी वे में एक्साइट करने वाला है तुम्हें। सबसे पहले हमें इस ओल्डेस्ट वन का पता चलता है कि इसका बेंच है 120 एंड इसका स्क्वाट है 190 और डेडलिफ्ट है 200। इट्स प्रीटी गुड बट नॉट दैट गुड जितना हमारी उन लौंडियों का रहता है। आई मीन यू का तुम देख लो यार, उसने क्या ही डेडलिफ्ट की थी। वेल जिसके बाद हमें इसके 3 सेट्स ऑफ 510 kg पता चलता है कि इसका टोटल जितना भी हो रहा है इन तीनों को मिला के वो 510 kg होता है। और जिसके बाद हमें यंग का पता चलता है कि उसकी बेंच 140 kg की है, स्क्वाट 180 की और डेडलिफ्ट भी 180 की। वेल इसका टोटल 500 होता है, मतलब इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, ये कम ही है। वेल अभी के लिए इनके अंदर जो ईगो है इनको लेकर की ओके वी आर डैम गुड, ये काफी जल्दी टूटेगा, जीता ही तोड़ेगा। पहले अभी हम देखते हैं कि ये लौंडिया चिल्लाने लगती है कि सालों इन मेटल से खेलना बंद करो, हमारे पास एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। बड़ा भाई बोलता है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करना ये इमरजेंसी नहीं है। एंड छोटा भाई बोलता है मेरे आर्म्स और मेरे लेग्स मेरे फिंगर्स की तरह है, मुझे उनको ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। लौंडिया बोलती है सीरियसली मैं तुमको क्या समझाऊं, टनल के ऊपर अटैक हो चुका है, वहां पे 2 लौंडे हैं जिन्होंने अटैक किया है, हम उन्हें आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब तुम दोनों को वहां पर जाना होगा और उन्हें यहाँ पर लेके आना होगा। फिर दोनों भाई बोलते हैं कि हम क्यों जाएं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनको बोल दो यार। लेकिन फिर लौंडिया बोलती है देख ये बॉस के ऑर्डर्स हैं। एंड बोलते हैं ओके अच्छा ये बॉस के ऑर्डर है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लौंडिया बोलती है तुम उन्हें जाने नहीं दे सकते, अगर तुमने उन्हें मार भी दिया तो भी कोई बात नहीं, तुम उनकी बॉडीज मेरे पास ले आना, लेकिन अगर तुम लोग फेल हो गए देन यू आर द वन हु आर डेड मीट। एंड ये लौंडिया किल 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 चिल्लाने लगती है, मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा इंटेंसिफाइंग ऑरा दिख रहा है, किलिंग इंटेंट दिख रहा है, इसको सिर्फ मारना है, कैसे लौंडिया है ये। एंड फिर ये लौंडिया थक के सो जाती है। ये बेंच पे सोई है जिसके ऊपर इतने भारी वेट्स रखे हैं, अगर वो वेट्स गलती से भी इसके सोने की वजह से हिले डुले
शी इज डेड। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जीताई के ऊपर। जीताई के मुंह से खून निकल रहा होता है और जीताई नीचे गिरता है। मारिया बोलती है तुम्हें अपनी लाइफ को लाइफ में रखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट एफिशिएंट। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर मारिया इसका चेहरा देखती है, बोलती है तू काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा है, क्या तेरा माउथ भी अंदर से छिल गया है। एंड जीताई इसकी बात नहीं सुनता है। जीताई बोलता है ना, मुझे सिर्फ रेस्ट लेने की जरूरत है, चलो चलते हैं। और फिर हम देख सकते हैं दिस पैनल जहाँ पे मारिया जीताई को इस तरीके से देख रही होती है जैसे कि मारिया पहले खुद हुआ करती थी। अभी तो जैसे शुरुआत है, आगे देखो कितने चैप्टर्स के अंदर धीरे धीरे जीताई कितना ज्यादा चेंज हो जाता है। बट अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जीताई ने इन सभी लौंडों को कूट दिया होता है और फिर मारिया और जीताई यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे ब्रदर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हमें पता चलता है कि ये लौंडे के बारे में जिसके चेहरे पे स्कार भी है। वेल इसका नाम है ब्लेड, किम गुई डोंग, हम इसे ब्लेड ही कहते हैं। ओके वेल ये केओस नाम की टीम से आता है। ओके केओस, वेरी वेरी अमेजिंग। एक का नाम केओस, एक का नाम है रेड हेल। ये हमारे ब्रदर्स इससे मिलते हैं, बोलते हैं कि कैसे ये सब हुआ कैसे। छोटा भाई बोलता है तेरे आर्म्स बहुत बड़े लग रहे हैं आजकल, तेरा बिग 3 लिफ्ट कितना है। फिर ब्लेड उससे बताता है कि मैंने ट्यूसडे को ही मेजर किया था और मेरी हाइट थी 176 सेंटीमीटर, वेट था 73 केजी और जो मेरा बॉडी फैट है 14% वो उसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बेंच था 80, स्क्वाट था 90 और डेडलिफ्ट था 130, तो टोटल 300 केजी। अगर मेरी बैक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं 20 किलो और ऐड कर पाता इसके अंदर। बड़ा भाई बोलता है 300 केजीज, ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है, काफी क्लोज है, लेकिन अभी भी तेरे सामने एक बहुत ही बड़ा रास्ता है जो तुझे पार करना है एंड इसीलिए तू 2 लॉन्डो से हार गया है। ब्लेड बोलता है ना, वहां पे 2 जन नहीं थे, वो एक ही था जिसने हमें हराया। उसकी स्किल्स बिल्कुल भी एवरेज नहीं थी। मैंने उनकी बात सुनी थी कि वो लोग वापस आने वाले हैं, लेकिन आज मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं। फिर हम देखते हैं कि वहां पे एंट्री होती है काफी सारे लोगों की। वेल ये केओस गैंग का बॉस होता है और ये गैंग का ही मेंबर है हमारा ब्लेड भी। वेल इस बॉस का नाम है चोरंगोइल हम चोरोंग। भाई कितने अजीब से नाम है, हम इसे बॉस बोले। ओके तो ये केओस गैंग का जो बॉस होता है बोलता है ओए ब्लेड क्या हो गया, तू ठीक तो है। फिर इनके बॉस की नजर ट्विंस पे पड़ती है एंड बोलते हैं ओए ट्विंस तुम लोग ने ये किया क्या। एंड वो लोग बोलते हैं नहीं यार हम भी जैसे यहाँ पे अभी आए हैं। एंड यार पता नहीं क्यों पहले हमारी जो 400 बोलती वो लेस्बियन हमें दिखाई थी, अब ये साला गे है। यस तुम देखो ना, बॉस और ब्लेड की जो कारस्तानी है, जो प्रेम है, वो बड़ा ही उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। I mean, दोनों ही देख लो यार। और फिर ये ब्लेड नाम का बंदा ये प्यारी प्यारी बातों में हमारे बॉस भाई को बोलता है कि मेरे को रिवेंज चाहिए, मेरी हेल्प कर। एंड पता नहीं ये लौंडे फिर किस क्यों करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर गेज। ओके व्हाटएवर। फिर हम देखते हैं बॉस भाई बोलता है अरे यार फिक्र मत कर, उन सबको मैं बताऊंगा, उनके चेहरे तो याद है ना तुझे। एंड बोलता है हाँ याद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा बड़ा भाई बोलता है ओए चोरोंगली तेरी बॉडी काफी बफ लग रही है, तेरे बिग टोटल कितने। एंड जिसके बाद बोलता है मैं लास्ट टाइम मेजर किया था तो 175 सेंटीमीटर हाई थी, वेट था 74 केजी एंड मेरा बॉडी फैट जो कि 13% पे मेंटेन कर ही रहा हूँ। बेंच था मेरा 80 केजी, स्क्वाट था मेरा 120, डेडलिफ्ट 130 एंड टोटल 330 केजीज। बड़ा भाई बोलता है अरे नहीं यार ये इतना भी कूल नहीं है, बट ठीक है चल आगे से हम देख लेंगे वो स्ट्रेंजर लोग कौन है रेड हेल के नाम पे। एंड तुम लोग अपने हाथ यहाँ से दूर कर लो, तुम लोग इसके अंदर नहीं फंसोगे। एंड वो लौंडा बोलता है क्या, ये हमारा एरिया का लौंडा इंजर्ड हुआ है हमारे ग्रुप का, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, मैं ही कूटूंगा उनको। फिर बड़ा भाई बोलता है देख अगर तुम लोग यहाँ पे टनल में नहीं होते तो टनल पे अटैक ही नहीं होता। वेल व्हाटएवर, हमें ऑर्डर सीधा ऊपर से मिले तो हम लोग को पहले जाना पड़ेगा। फिर ये बॉस भाई बोलता है कि देख मुझे रिवेंज लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा लवर हर्ट हुआ है। और फिर यहाँ पे बड़ा भाई बोलता है देख बॉस तेरे को मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, तू बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहा है। तेरा ग्रुप का जो तू किंग बना पड़ा है, इतने सारे छोटे मोटे पपीज को रिक्रूट करने के बाद, जस्ट स्टॉप वंडरिंग अराउंड और हमें ज्वाइन कर ले। रेड हेल ही ट्रू पावर हाउस है। बॉस बोलता है चल मैं थोड़ी ज्वाइन करूंगा तुझे, तो ये गलती मत कर टनल के लोगों को एक शीप समझना जिनको आसानी से खा लिया जाए और आसानी से मैनिपुलेट कर लिया जाए। बड़ा भाई बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तू ऐसा नहीं चाहता है तो ठीक है, जो होगा सो होगा, अब हम इसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे। छोटा भाई बोलता है हाँ बॉस समझ जाएंगे। फिर हमारा केओस वाला बॉस बोलता है क्या, और फिर हम देखते हैं छोटा भाई बड़ा भाई। पहले ये बड़ा भाई थोड़ा छोटा लग रहा है और छोटा भाई बड़ा लग रहा है एंड दोनों बोलते हैं चलो केओस बैठते हैं। एंड केओस का बॉस बोलता है क्या तुम लोग हमसे फाइट करोगे अकेले, सिर्फ 2 जन।
एंड लोग बोलते हैं हम दो तो काफी है, तुम हम दो को भी हरा नहीं पाओगे। हम दोनों ने कभी भी एक साथ कोई भी फाइट नहीं हारी है, चाहे सामने कितने ही ओपोनेंट्स हम फेस करें। फिर हम देखते हैं ये केओस वाली पूरी की पूरी टीम उनके ऊपर भसड़ बन के कूद पड़ती है। बट जो ट्विंस थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उनका जो सोफिस्टिकेटेड कॉम्बो है, दोनों मिलके जिनको भी पीटेंगे दे आर डन। उनका जो फोर्स था वो एक इनविजिबल ट्रेन की तरह था विद 1010 kg ऑफ पावर। हर कोई इनकी पंचेस के बाद फेटली वुंड होने वाला था। इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दे annihilated chaos। ब्लेड अपने बॉस को बोल रहा होता है हनी वेक अप एंड रो रहा होता है और साला बॉस बोलता है डोंट क्राई माय बेबी एंजल, I wanted to avenge you, I'm sorry। ये फाइट क्लास 3 चल रही है, राइट? फाइट क्लास 3 चल रही है, राइट? इसमें ये क्या चल रहा है? क्या छोड़ो यार, छोड़ो। पहले अभी के लिए हम इनके ऊपर नहीं आते, हम आते हैं ट्विंस के ऊपर। और ट्विंस ने अपना रेड वाला पोस्टर लगा दिया है, रेड हेल का पोस्टर लगा दिया एंट्रेंस के ऊपर, और दोनों बैठ गए हैं इंतजार में जीता और मारिया के। और तभी वहां पे उनकी एंट्री हो जाती है एंड बड़ा भाई बोलता है ओ ये लोग सच में आ गए, और वो भी सेम तरीके से। छोटा भाई बोलता है अच्छा तो ये लोग हैं वो लोग। बड़ा भाई बोलता है तू बता नहीं सकता? उनकी आंखों में लिखा हुआ है कि वही लोग हैं। जीता बोलता है व्हाट द हेल, हटो यहाँ से। एंड फिर हम देखते हैं बड़ा भाई और छोटा भाई जीता के सामने आते हैं, बोलते हैं तू काफी फिट दिखता है यार, तेरे बिग टोटल कितने हैं? एंड जीता बोलता है 600। अब हमें यहाँ पे कुछ बड़ा वाला एक्सप्लेनेशन देखने मिलता है, जहां हमें बताया जाता है कि जो बिग टोटल है, जो मेजर करते हैं तुम्हारी एबिलिटीज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूजिंग पुशिंग एंड पुलिंग टेक्निक्स, ये सच बात है कि ये मसल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर तुम लोग एक पावर लिफ्टर नहीं हो तो ये करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हैवी वेट से ऑब्सेस करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर तुम जानना चाहते हो किसी फाइटर की पोटेंशियल को, वो भी सिर्फ इन वेट्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ही गलत है। आई मीन लिटरली यार, मैं देखता हूँ जिम के अंदर जो लोग बहुत ही ज्यादा हैवी वेट मारते हैं और उनकी बॉडी होती है नाम बराबर की नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे रीजन है, वो लोग सिर्फ वेट को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वो लोग मसल पे फोकस ही नहीं करते, उनको बस है कि वेट उठा के पटक देना चाहिए बस। क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है, एस्थेटिक बनना है, एस्थेटिक दिखना है थोड़ा सा, तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है इतनी हैवी लिफ्ट करने की। जैसे कि हमारी मारिया करती है, वो कम वेट के साथ ज्यादा रेप्स निकालती है, जिस वजह से उसका मसल मास बेटर है, बहुत अच्छा है। इवन दो कि उसकी वेट जो ये डेडली फेवली इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन शी इज द सुपर स्ट्रॉन्ग गर्ल। आई मीन लिटरली इस दुनिया में तो मुझे वो सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है अभी तक, तो शी इज सुपर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देखते हैं कौन आता है। अब ये इतना ही ज्यादा नॉनसेंस वाली बात होती है कि अगर तुम किसी बास्केटबॉल प्लेयर की स्किल को चेक कर रहे हो इन अ वे कि वो कितने पॉइंटर्स निकाल पाता है, नंबर ऑफ 3 पॉइंटर्स स्कोर कर सकता है किसी क्राइटेरिया के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्विंस के लिए ये थोड़ी वियर्ड चीज है, क्योंकि वो लोग इसी चीज के ऊपर लोगों को जज करते हैं कि वो लोग कितना ज्यादा हैवी वेट कर सकते हैं लिफ्ट, क्योंकि वो लोग यही करना जानते हैं, इनके अलावा उनसे कुछ होता नहीं ना, तो इसलिए वो लोग लोगों को भी इसी चीज पे जज करते हैं। ऐसे होते हैं काफी सारे लोग जो कि दूसरों को जज करते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि अगर वो उसके अंदर बेटर हैं या फिर किसी चीज को लेकर तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो, तो तुम ये चीज मत डिसाइड करो कि अच्छा मैं इसमें काफी बेस्ट हूँ। लेट्स से कि मुझे एडिटिंग काफी अच्छी आती है, वेल इतनी नहीं आती है, बट लेट्स सपोज कि मुझे एडिटिंग बहुत कमाल की आती है, मैं वीडियोस बहुत खतरनाक बनाता हूँ, तो बस मैं जज करूंगा साले तेरे को वीडियो बनानी नहीं आती, तू वीक है। ये कोई बात नहीं होती है। उसके पास कुछ और टैलेंट होगा, उसके पास कुछ और माइंडसेट होगा, वो कुछ और चीज के अंदर बेटर होगा। हो सकता है वो जिस चीज में बेटर है तुम उसके अंदर बेटर नहीं हो, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसा हमारे ट्विंस के साथ नहीं है, एंड इसीलिए ट्विंस यहाँ पे मात खा जाते हैं। बड़ा भाई बोलता है तू साला इतना स्ट्रॉन्ग लगता नहीं है, तुम्हें पागल तो नहीं बना रहा है। देखो फाइटिंग की दुनिया के अंदर एक पर्सपेक्टिव होता है कि अगर तुम ब्लफिंग करते हो लोगों को, यानी झूठ बोलते हो, तो उस तरीके से तुम अपनी पावर को ऐसा डोमिनेट कर सकते हो लोगों पे। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने बात सुनी कि हाँ ओके ये इसने 600 का इसका है टोटल, बट क्या वो सच है, क्या वो झूठ है? वो उसे झूठ भी नहीं कह सकते, वो उसे सच भी नहीं कह सकते, है ना। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रही है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, भाई कंफ्यूज हो गए है ना। वेल वही पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी फाइटिंग की दुनिया उसमें ब्लफिंग बहुत काम आती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ फाइटर मैच पहले ही जीत जाते हैं, रिंग में एंटर करने से पहले ही फाइट जीत जाते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि वो ब्लफिंग करते हैं। इनके पीछे रीजन हो सकता है वो अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाते हैं, कभी ऐसा नहीं दिखाते कि मैं हार रहा हूं, नहीं। एंड रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, अगर तुम अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाओगे, अगर तुम अपने को वीक नहीं दिखाओगे, क्योंकि लोगों की नजर में अगर तुम वीक दिख रहे हो तो वो तुम्हें वीक ही समझेंगे, इवन इफ यू आर ब्लफिंग। अगर तुम झूठ भी बोलोगे तो उन लोगों को पकड़ लेंगे, हाँ झूठ बोल रहा है साले में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुम ब्लफिंग करते हो इस तरीके से कि तुम अपने आप को डोमिनेटिंग दिखा रहे हो और लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि झूठ है ये सच,
वेल ऐसा ट्विंस के साथ हो रहा है क्योंकि जीता ने उनसे झूठ कहा। जीता ने एक ऐसा नंबर बोला है जिस वजह से अब इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि या इट्स यस और नो वाला सिचुएशन कि हाँ सही भी हो सकता है और गलत भी। देखो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से तो ये कुछ अच्छी ब्लफिंग नहीं थी, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इसका कैलकुलेटेड मूव नहीं है जो कि अपर हैंड दिला दे हमारे जीता को। लेकिन जीता जो है वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहता था, दैट्स व्हाई ही सेड 600। एंड फिर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी कोट, बहुत ही प्यारी लाइन आती है जो कि बहुत ही सही है यार। इन अ लाइफ इट इज अ सिन टू बी लाई बट इन अ फाइट इट इज अ सिन टू बी फूल्ड। जीता बोलता है मैं वो हूँ जिसने कि उन लोगों को पीटा है, उन पंक्स को पीटा है जो सिर्फ इसी बात को लेकर बहस करते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस मनी शिट, मैं उनको पीटता हूँ। तो तुम लोग अब क्या करने वाले हो, फाइट करोगे? एंड फिर ब्रदर्स बोलते हैं हाँ राइट, उसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। फिर जीता बोलता है अच्छा फाइट करने आओ तो चलो मार खाओ, और फिर जीता उनको घुसन दे मारता है। ओह डैम, मतलब इनको चांस ही नहीं दिया बिल्कुल भी मूव करने का और दोनों के चेहरों पर स्ट्राइक कर दिया। वेल अब देखते हैं कि अब जीता इनको कूटने वाला था कि जीता को मारिया रोक लेती है, बोलती है ओए इसको 1-on-1 रखते हैं। वेल हम देखते हैं कि जो बड़ा भाई होता है वो काफी शौक में होता है कि 600 किलो का पंच उसने इतनी आसानी से रोक लिया। एंड फिर उसका छोटा भाई बोलता है भाई टेंशन मत ले, इसको मैं संभाल लूंगा। 600 किलो का पंच, हट साला झूठ बोलता है, किसको पागल बना रहा है तू, इतना कमजोर पंच था तेरा। और फिर हम देखते हैं कि छोड़ा हुआ बोलता है देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ, दिस इज द 3 लिफ्ट 500 टोटल, 500 किलो का पंच कैसा लगता है मैं बताता हूँ। और फिर वो घुसन दे मारता है जीता के ऊपर और एक पंच में जीता हवा में, और जीता हवा से अब गिरने ही वाला होता है कि तभी उतने ही छोटा भाई उसके पास क्लोजिंग करता है और उसके पेट में एक और घुसन दे मारता है और फिर जीता जमीन पे गिरता है। अब जीता उठने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर किक मारने वाला होता है हमारा छोटा भाई, बट जीता है उसे डॉज कर लेता है। अब जीता और छोटा भाई सामने सामने आ जाते हैं। छोटा बोलता है तुझे अब समझ में आया? जीता बोलता है ना। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं बड़ा भाई मन में सोचने लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगता है वो संभाल लेगा, वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, लगता है कि वो अपने आप में कुछ ज्यादा घमंडी है, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है, दैट्स व्हाई। बड़ा भाई बोलता है चलो हम वहां पे बैठकर देखते हैं फाइट को। मारिया बोलते हैं ठीक है। फिर ये बड़ा भाई मन में सोचने लगता है लेकिन ये लौंडिया कौन है? इसके कपड़ों के बाहर से भी देख सकता हूँ कि उसने अपनी बॉडी को काफी लंबे टाइम तक ट्रेन किया है एंड इसकी डेफिनेशन भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। अगर इसकी बॉडी फैट की बात की जाए तो मे बी ये 8% के अराउंड होगा, पर आई वंडर की व्हाट हर मसल मास इज। फिर बड़ा भाई मारिया से पूछता है तेरा बिग टोटल कितना है? एंड मारिया बोलती है कुछ नहीं 340। बड़ा भाई बोलता है तूने अपना इन बॉडी स्कैन करवाया है? एंड मारिया बोलती है नहीं कर पाया। फिर लौंडा बोलता है मैं काफी क्यूरियस हूँ तेरी रूटीन को लेकर, किस एरिया को टारगेट करती है तू रोज? एंड मारिया सेज फुल बॉडी एवरी डे। एंड ही वाज लाइक व्हाट द हेक, मैं आज तक किसी से भी नहीं मिला हूँ जो कि ये करता हो, तू कितने सेट्स करती है पर वर्कआउट? एंड मारिया सेज 2 सेट्स। लौंडा बोलता है ये इनफ नहीं होगा यार, तो क्या वेट और रैप के अंदर अमाउंट चेंज होता है? मारी बोलती है ना मैं रिपीट करती हूँ फेलियर तक, वो भी कम वेट से। एंड ये लौंडा शॉक होता है। लौंडा बोलता है कितना टाइम लगता है तुझे? मारे बोलते हैं सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। कितना परेशान करता है तू, क्या तू मुझे बोल रही है सिर्फ 90 मिनट के अंदर इतनी कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट करके, वो भी लो वेट के साथ हाई रेप्स के अंदर, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे में तू ऐसी फिजिक अचीव कर सकते हो? लौंडा बोलता है मारे को आर यू नीट का मतलब वो होता है कि जो लोग एजुकेशन नहीं लेते, ट्रेनिंग करते हैं बट अनएम्प्लॉयड होते हैं इन अ वे। मारे बोलते साले अभी समर का ब्रेक चल रहा है, चुप हो जा, पूछना मतलब मुझसे कुछ। और वे मारे से कुछ और पूछने लगता है तो क्या तू यूजुअली, और फिर मारे उसके ऊपर एक घुसन दे मारती है और ये लौंडा भी लाइक एक पंच में ढेर सीधा नीचे गिर जाता है। और मारिया ने सिर्फ बैठे पंच किया भाई, तो कितना पावरफुल पंच है मारिया का। उसका छोटा भाई शौक में होता है ओ ब्रदर। एंड यहाँ पे वही गलती हो जाती है छोटे भाई से जो नहीं होनी चाहिए थी। एज यू नो कि ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में फाइट करते हैं, दोनों साथ फाइट करते हैं, तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता। मे बी मारिया तो सबको हरा सकती है, लेकिन इस समय ना तो इनका कॉम्बिनेशन प्ले हो रहा था और जैसे ही इसका बड़ा भाई नीचे गिरा इसने अपना एज खो दिया, इसने हार मान ली। क्योंकि फिर ये अपने बड़े भाई की तरफ देखने लगा और इतने में जीता को मौका मिल गया और जीता ने इसके थोबड़े पे दिया एक घुसंड। फिर जीता बोलता अब बोल साले वो पंच वीक था हैं? एंड फिर जीता इसको घुसण पे घुसण बजाने लगता है एक के बाद और बोलता है फिर से बोल साले क्या बोला तूने। और या जीता इसको बहुत कूटता है, आई मीन लिटरली बहुत कूटता है और मारते मारते यही चिल्ला रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता 500 किलो हो तेरा लिफ्ट या 1000 किलो हो, हैं ये मैटर नहीं करता। जस्ट बिकॉज तूने थोड़े आयरन क्या पंप कर लिए तुझे लगता है कि सब लोग तेरे सामने वीक हैं। और फिर छोटा भाई बोलता है स्टॉप इट, मैं हार गया। एंड जीता बोलता है हाँ क्या बोला तूने? एंड फिर लौंडा बोलता है अरे मैं हार गया तू जीत गया तो प्लीज रुक जा। एंड जीता बोलता है
रुक जाओ ना, मैं नहीं रुकूंगा। और जीता फिर इसकी गर्दन पकड़ के बोलता है मारिया सेनपाई देखो, इस साला बोलता है कि मैं हार गया, और वो भी अभी फाइट के बीच में। अगर तुझे ऐसे ही पहले हार मारना था, ऐसे ही टैप आउट करना था, तो तूने मुझसे फाइट करने का फैसला ही क्यों किया? दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट। मारिया इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, और फिर हंसते हंसते जीता है बोलता है अबे साला तुम लोग कितने कमजोर हो यार, यू लिटिल बिच एसेस, यू सॉरी लिटिल शिट, इट दिस ऑल यू गॉट। जीता है फिर इसके बाल पकड़ता है, इसे उठाता है और बोलता है तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, फ्लेक्स करना हर लोगों के सामने, तुम्हारा वेट लिफ्ट कितना, ये वो साले हरामखोर, ये सब करने से तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो? पहले पहले तुम अपने आप को इतना ज्यादा शो ऑफ करोगे और लास्ट में तुम इतना हारोगे एज इफ यू आर एनी डिफरेंट फ्रॉम मी। और फिर जीता है बोलता है बी हम्बल नाउ, और फिर उसको एक और घुसड़ मारता है एंड ही इज डन। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं घर के अंदर। ओके सो ये कोई गैंग वाला एरिया होगा, बट अभी के लिए इनको पता चल जाता है कि ट्विंस को पीट दिया गया है। एंड फिर वो लौंडा बोलता है ट्विंस, सच में इनविंसिबल ट्विंस, उनको किसने पीट दिया? एंड फिर दूसरा लौंडा बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी सिर्फ 2 बंदों ने उन्हें पीट दिया, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर दूसरा लौंडा हंसते हुए बोलता है अबे यार क्या तू सरप्राइज हो रहा है, वो लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो लोग स्टूपिड इडियट्स थे। वेल जो भी हो, अगर वो लोग 1-on-1 फाइट करते हैं किसी से भी, तो वो लोग हारने ही वाले हैं, उनके पास कुछ नहीं है। एंड फिर ये लौंडा बोलता है रेड हेल है, अब तो ये शेमलेस हो जाएगा, वो लोग पहले से वांटेड लिस्ट में जा चुके हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? और फिर हमें दिखाया जाता है इस लौंडे को, दिस हैंडसम गाय, एंड ये पौधों में पानी दे रहा होता है और बोलता है अच्छा तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। एंड इसके लोग बोल रहे होते हैं कि क्या है यार, क्यों करना है आपको ऐसा? अगर वो लोग नॉर्थ में आते हैं तो वो लोग पहले ही पिट जाएंगे, वो लोग 3rd ब्लॉक को भी पास नहीं कर पाएंगे। एंड ये लौंडा बोलता है ये कोई हैसल नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। और फिर हमें पता चलता है इस लौंडे का नाम, जिसका नाम है ली ह्यून गुल, हम इसे ली कहें बिकॉज इट्स अ गुड नेम फॉर हिम, ही लुक्स लाइक ली। एंड ये स्टील वर्कर्स का मेंबर है, बॉस नहीं है आई गेस, बिकॉज इस पे बॉस नहीं लिखा हुआ। अब फिर शिफ्ट होता है और हम आते हैं हमारे ब्रदर्स के ऊपर, जिनको पीट दिया गया है, और जो उसका छोटा भाई है उसके ऊपर चेहरे पे तो पट्टियां ही पट्टियां लग गई है। फिर उसके बाद लौंडिया इसके पास आ जाती है और ये अभी हॉस्पिटल में होता है। एंड लौंडिया पूछती है अभी कितना टाइम लगेगा, ये ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब बोलते हैं अबे 3 दिन लगेगा हील करने में, टेंशन मत ले। और हमें पता चलता है कि ये रेड हेल का डॉक्टर है, ओजिन नाम है इसका। ओके फिर हम देखते हैं यहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है। लौंडिया बोलती है इतना टाइम कैसे लगा? ये लौंडा बोलता है अरे मैं कुछ लेने गया था और मुझे रास्ते में ये वॉलेट मिला, वेल जिसके बाद इसमें से पैसे मिले। एंड लौंडिया बोलते अच्छा तो लकी, तो उससे तूने क्या खरीदा? लौंडा बोलता है क्या खरीदा? ऑब्वियसली मैंने प्रोटीन पाउडर खरीदा, वो भी कोको मिंट फ्लेवर वाला। एंड लौंडिया बोलती है आर यू इनसेन? बड़ा भाई बोलता है देख जब भी मेरा भाई हर्ट होता है, चाहे वो कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, अगर मैं उसे नए सप्लीमेंट ला के दूं, अगर उसको खाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड फिर वो अपने भाई को उठाता है, बोलता है भाई उठ जा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, सो प्लीज डोंट लीव अस। ये सिनारियो थोड़ा फनी सा लगा। और फिर इसको लगता है इसका भाई मर गया, तो बोलता है रेस्ट इन पावर ब्रो। लौंडिया बोलती है अरे यार इन दोनों को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, अब मैं बॉस को क्या बताऊंगी। एंड फिर ये लौंडिया कॉल करती है अपने कमांड्स को, बोलती है साले लोग असेंबल हो जाओ मेरे कमांड्स के ऊपर, इमरजेंसी प्रोटोकॉल शायद डॉग 1। बड़ा भाई बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं उन सालों को मैं बताऊंगा उनकी वापस से औकात। एंड उसका फिर भाई बोलता है भाई रुक जा। एंड बड़ा भाई बोलता है तू सरवाइव कर गया मेरे भाई। छोटा भाई बोलता है अरे यार छोड़ दे उसको, उससे अब हम फाइट नहीं करेंगे, वो साला थोड़ा अजीब सा लौंडा था और ऑब्वियसली वी आर लॉस्ट एंड दैट्स इनफ। फिर हम आते हैं 3rd ब्लॉक के ऊपर। जैसे कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग 3rd ब्लॉक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, 3rd ब्लॉक को पार नहीं कर पाएंगे। वी आर एट द 3rd ब्लॉक गाइस, वी आर एट द 3rd ब्लॉक। और इस समय एक रेस्टोरेंट होता है डाई सांग गाकबाग, पता नहीं अजीब से नाम है जो भी है, बट यहाँ पे हमारा लौंडा जीता है खा रहा होता है। एंड यहाँ का जो कैप्टन होता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, जिसका नाम है बॉब सोप, बॉब सोप बोलता है ये इसका 3rd बोल है। ये कैसा आदमी है भाई, ये ऐसे खा रहा है जैसे कल का दिन ही नहीं देखेगा, कल का सूरज नहीं उगेगा क्या? मे बी शी इज हिज वाइफ और मे बी उसकी पार्टनर। बोलती है कि मे बी उसे तेरी कुकिंग काफी पसंद आ रही हो। एंड हाँ हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये दोनों बिग माउंटेन नाम की गैंग के लोग हैं। मारिया बोलते तुझे और ही खाना है तो मेरे ले लेना, अभी हमारे पास पैसे नहीं, हमें पैसे बचाने की जरूरत है। वेल तभी हम देखते हैं कि हमारा बॉब सूप यहाँ पे उसके लिए एक और लेकर आ जाता है खाने के लिए प्लेट। एंड बोलता है ये बोनस है मेरी तरफ से। एंड क्यों है तुम्हें पता है, क्योंकि उस लौंडिया ने बोला कि उसे तुम्हारा खाना पसंद आ रहा होगा, इस वजह से उसने उसके लिए और बना दिया। और तभी यहाँ पे रंबल होना शुरू होता है। यहाँ पे आती है एक बहुत बड़ी गैंग और सामने होती है उनकी बॉस वो लौंडिया। एंड यहाँ पे एक लौंडा होता है काइंड ऑफ रेड हेल का बम्किन। एंड इससे पूछते हैं ओए बम्किन क्या वो लोग इसी के अंदर गए थे? एंड ही इज लाइक हाँ एकदम सही,
मैंने उनको देखा था मेरी इन्हीं आंखों से। ये लोग दरवाजा पीट के अंदर आते हैं, बोलते हैं ओए तुम लोग यहाँ पे हो, तुम्हें क्या लगा था तुम लोग रेड हेल से पंगा लोगे और इतनी आसानी से बच जाओगे। जीता बोलता है यंग जून गलत नहीं बोल रहा था, ये सही जगह है फाइट करने के लिए। लौंडिया बोलती है अब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, इधर आओ फाइट करते हैं। फिर बॉब्सू बोलता है देखो मुझे पता नहीं तुम्हारा बिजनेस क्या है इन लोगों के साथ, लेकिन अभी ये लोग खाना खा रहे हैं और मेरे रेस्टोरेंट के अंदर बिग माउंटेन्स की टेरिटरी के अंदर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी ट्रबल। लौंडिया तब शौक में बोलती है बिग माउंटेन बॉब सूप और उसकी हेड ऑपरेटर जिमसी 2। फिर लौंडिया चिल्ला के बोलती है देख तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम चीजों को बाहर निपटाएंगे, तो तू बीच में मत आ। एंड फिर बॉब्सू बोलता है देख अभी मेरे कस्टमर्स ने अपनी मील्स खत्म नहीं की है, तो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता अपने कस्टमर्स के लिए। एंड तभी जिमसी बोलती है अच्छा तब तक के लिए तुम सब भी थोड़ा खाना खा लो। एंड फिर सब के सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट भर गया है। फिर मारिया पैसे भरने के लिए अपने पॉकेट चेक करती है और एंड शी लॉस्ट हर वॉलेट एंड शी वाज लाइक अबे मेरा वॉलेट कहाँ गया। और फिर बोलती है मारिया जीता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा यार। वेल तभी बॉब सूप के पास किसी का कॉल आता है, वो कॉल होता है ली ह्यूम गुल का, वही हमारा जेम्स ली वाला बंदा। बॉब सूप बोलता है ओ हो गुल क्या चल रहा है, अच्छा ट्विंस हार गए, कोई बात नहीं, 2 लोगों को रेड हेल चेस कर रही है, हाँ वो लोग मेरी जगह पे ही हैं, कभी लंच कर रहे हैं इस समय। एंड फिर ली कुछ उसे बताता है एंड बोलता है अच्छा ये बात है। बॉब सूप बोलता है देख फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स है राइट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं जिमसी यहाँ पे खाना बना रही होती है एंड बॉब सूप बोलता है जिमसी जीता बोलता है हमें भागना पड़ेगा, पर क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है। एंड मारिया बोलते हैं नहीं रे हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैंने अपना वॉलेट खो दिया, हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेरे सिग्नल पर, ठीक है। फिर मारिया 1 2 3 बोलने वाली होती है कि तभी बॉब सूप वहां पे एंट्री करता है, मारिया के कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है तो ये रही रिसिप्ट, ये है तुम्हारा टोटल। मारिया बोलती है कैसे पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड तभी मारिया को कुछ स्लेट में लिख कर देता है एंड उस पेपर में लिखा होता है जब मैं सिग्नल दूं तो बैक डोर से भाग जाना। एंड मारिया बोलती है ये हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। जिसके बाद बॉब सूप इस लौंडिया को उसका बिल देता है एंड शी इज शॉक, व्हाट द हेक हमारे लौंडो ने इतना खाया। एंड बॉब सूप बोलता है तो खाने में मजा आया कि नहीं। एंड लौंडिया बोलती है हाँ बहुत मजा आया, मुझे लगता है कि आज मैं इसके बारे में ही सपने लूंगी, तो हाँ मुझे थोड़े और चीजें ऑर्डर करनी है तो आई विल गिव इट टू माय बॉस, ठीक है। बॉब सूप बोलता है नहीं मैं तुम्हारे लिए और खाना नहीं लेके सकता क्योंकि अब हम बंद कर रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जिमसी एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और हर जगह धुआं ही धुआं कर देती है। एंड तभी बॉब सूप हमारे लौंडे को सिग्नल देता है एंड मारिया और जीता भाग जाता है बैक डोर से। वेल ये लोग भागते भागते एक टनल में पहुंच जाते हैं। जीता बोलता है यार थोड़ा स्लो हो जाते हैं, मेरे साइड्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। वेल ऐसा नॉर्मली होता ही है, जब भी तुम ज्यादा पानी पी के या खाना खाकर भागते हो तो तुम्हारे साइड्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, भागा नहीं जाता है। वेल वही कंडीशन है, मेरे साथ तो बहुत होता था और बहुत होता भी है। जीता बोलता है पता नहीं क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो हमें फाइट करनी चाहिए, तुम्हें पैसों की पड़ी है, पैसे की कौन फिक्र करता है, तुम पहले की तरह एक्ट क्यों नहीं कर रही, अपनी तरह एक्ट करो। मारिया बोलती है देख हमें अननेसेसरी एनिमीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जीता बोलता है क्या तुम लंच के बारे में बात कर रही हो, वो फ्री में लंच खिलाया तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है इसके अंदर। मारिया बोलते बात इतने पे खत्म नहीं होती, मुझे लगता है कि वो बॉब सूप गाय इस एरिया का इंचार्ज है और जिस ग्रुप ने हमें परस्यू किया था वो थे रेड हेल। अगर हम ऐसे ही गैंग्स के अंदर क्लैश करते रहेंगे तो हमें को लोग कॉर्नर कर लेंगे और पता नहीं जो लोग यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं उनके साथ वो लोग क्या करते हैं, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, तो हम बिल्कुल भी रेकलेस नहीं हो सकते। जीता बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, ऐसा साउंड कर रहा है कि तुम डर रही हो। मारिया बोलती है जीता है मेरा होम टाउन द गेहिटो ऑफ ब्राजील, जहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी इन फवेला, वो जगह लॉलेस थी जहाँ पे मर्डर्स होते थे, गैम्बलिंग्स होती थी, ड्रग्स के ट्रेड्स होते थे, एज वेल एज वहाँ पे टेररिज्म था एंड वहाँ पे ऐसी ऐसी डिजीजेस फैली हुई थी। लोग फवेला को डाउनटाउन कहा करते थे, बट वो जगह एक हेल थी अर्थ के ऊपर एंड ऑल्सो अ ग्रेवयार्ड। जीता बोलता है तो मैं क्या करूं, एंड तभी कुछ स्टिंग करने लगता है। मारिया बोलती है ये स्मेल, ये सेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारी मेमोरीज और इमोशन से। मुझे इस जगह बहुत पसंद आने लगी क्योंकि ये मुझे फवेला की याद दिलाती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि ये बिल्कुल सही जगह होगी टू गेन रियल एक्सपीरियंस विदाउट एनी लिमिट्स। बिकॉज द मोमेंट वी अराइव्ड हियर एट द टनल इट वाज फेंट but I surely caught it, the smell of rotting corpses। मारिया फिर उसके बाद बोलती है मुझे पता है कि जैसे मैं सिग्नल दूंगी तुम्हारा जब भी मन करेगा तुम पीटने के लिए रेडी हो, लेकिन मारिया कुछ बोले उससे पहले कि पीछे से आता है एक मॉन्स्टर एंड वो मॉन्स्टर बोलता है किल द लाइट। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है किल दैट लाइट, किल दैट लाइट। एंड जिसके बाद जीता है ये सारा मजे ले रहा है उसके।
फोन से फ्लैश लाइट टैप 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 कर रहा है उसकी आंखों की तरफ, बोलता है ओए कैसा लग रहा है, और दू क्या, और दू। वेल जिसके बाद ये मॉन्स्टर किल द लाइट चिल्लाते चिल्लाते बहुत ही तेजी से बढ़ता है जीता को मारने के लिए। मारिया बोलती है इतनी कम रोशनी की वजह से और पानी की वजह से यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन जीता है ये फोन पकड़, वो सीधा क्लोजिंग करते उस मॉन्स्टर के ऊपर, उसके सीधा पेट में अपनी नी दे मारती है एंड लुक एट दिस पैनल, और फिर उसके रिब केज में एक पंच मारती है और फिर अपनी एल्बो दे मारती है उसके चेहरे के ऊपर, और फिर नॉन स्टॉप एक के बाद एक पंचेस मारे जा रही थी, और फिर उसकी गर्दन पकड़ती है और अपने नी से सीधा उसके थोबड़े पर अटैक करती है। वेल दैट्स इट, दिस मॉन्स्टर इज डन फॉर। मारे के सामने मॉन्स्टर हो चाहे कुछ भी हो, टाइटन भी क्यों ना आ जाए, ना टिकने वाला नहीं। जीता बोल रहा होता है अबे यार यहाँ पे साले सबके सब ऐसे ही हैं क्या, ये लोग खुद का वेट तक उठा नहीं सकते। एंड तभी वो मॉन्स्टर बोलता है मारिया, यू आर मारिया डकास्कोस। मारिया काफी शौक में होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमारे सारे लौंडे लपाटे वेकेशन मनाने आए होते हैं। अबे एक तरफ तो ये लोग वेकेशन मना रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, और एक तरफ हमारे जीता और मारिया उनका वेकेशन टनल में चल रहा है। आई मीन व्हाट। जीवाराम बोलता है कि ओए देख वो लोग अंडरवेयर के अंदर ही घूम रहे हैं, एंड तायंग बोलती है अबे अंडरवेयर नहीं है, वो लोग स्विमसूट पहन के रखे हैं। जीवाराम बोलता है तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तायंग जीवाराम को बोलती है अच्छा तो तू फिर अपने अंडरवेयर के अंदर फाइट क्यों कर रहा था हैं? जीवाराम बोलता है तू इंसल्ट कैसे कर सकती है मेरी प्रीमियम स्किन की। वेल तभी इनको कोई बोलता है कि यार तुम लोग कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लेते, और फिर हम देखते हैं हमारे इन दोनों कपल्स को, एंड आई एम सेइंग ये लोग सही लगते हैं साथ में। आई मीन द गर्ल, द लॉन्डिया इज वेरी वेल। जिसके बाद ये लॉन्डिया को देख कर लोग बोलते ओ तुम लोगों ने चेंज भी कर लिया। टांग सोच रही होती है दोनों साथ में एक मैरिड कपल लगते हैं, कपल। और फिर तभी पीछे से हमारा हामिन भाई अपने कपड़े उतारता है एंड बोलता है देखो मैं तुम सबसे बाद में बात करूंगा, अभी मेरे पास कोई काम है जिसको मुझे फिनिश करना है। टैंग बोलती है एन तो तुम क्या करने वाले हो? नो नट नवंबर मना रहा है हमारा लौंडा। तभी तो देखो उसने क्रीम लगाई है हाथ में, और अभी ना नहीं वो कुछ नहीं कर रहा, वो सन टैन करने वाला है। एंड यहाँ पे हामिन दिमाग में सोच रहा होता है अगर मैं टैनिंग कर लूंगा फिर तो मैं मारिया जैसा दिखने लगूंगा। और फिर मारिया बोली कि वाओ तो कितना औसम लग रहा है, ये सारा हरामखोर नहीं चाहिए मुझे, ये अब तू बनेगा मेरा सक्सेसर। टैंग बोलती है मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है तो मैं टैन तो नहीं ले पाऊंगी। जिसके बाद जीवाराम टैंग को उठाता है, बोलता है चलो रेडी हो जाओ अब हम डाइव करेंगे, और फिर वो उसे उठाकर सीधा समुद्र में फेंक देता है। टैंग बोलती है तू मरेगा, एंड लुक एट दिस पैनल भाई शी इज पफ्ड। वेल फिर टैंग उसके ऊपर पानी बरसाने लगती है, वो उसके ऊपर बरसाने लगता है, ये लोग स्लैप खेल रहे होते हैं कि तभी तायंग के पीछे से एक जेलीफिश आती है, वो उसके टच करती है लेग पे, एंड तायंग डर के जीवाराम को पकड़ लेती है। एंड इट वॉज अ होलसम पार्ट। एंड तायंग रोने लगते हैं अरे कुछ तो है वहां पे देख। एंड जब तायंग की और जीवाराम की नजरें मिलती है दोनों प्यार में होते हैं, बट तायंग का तो हामिन पे चक्कर है बेचारा जीवाराम, यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ देखो तायंग और जीवाराम का सिस्टम बैठे, और मारिया तो मेरी है, एंड हामिन का भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है हामिन से, और जीताई के पास तो जीवन है ही। एंड फिर तायंग उसके ऊपर एक घुसड़ मांग के बोलती है साले क्या दिख रहा है तू, और उसको नीचे गिरा देती है। वेल तभी जीवाराम का कॉल आया होता है, और जीवाराम को कॉल किसका आया होता है, उसकी फ्रेंड का, नूना का, जो कि यंगबुन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वेल वो बोलता है नूना ओए क्या हाल चाल, एंड वो बोलती है जीवाराम क्या चल रहा है। जीवाराम बोलता है मैं तो इस समय बीच पे हूँ, आई विश कि तुम भी यहाँ पर होती। तो क्या चल रहा है, तुम्हारा जिंदगी कैसे चल रही है? सीनियर्स की ईयर्स काफी ज्यादा रफ होते हैं। हाँ नूना बोलती है हाँ यार वही सेम जैसे होता रहता है। एंड जीवाराम बोलता है क्या हुआ नूना, कुछ हुआ क्या? लॉन्डिया बोलती है जीवाराम आर यू स्टिल इन टच विद यंगबुन? वेल अब हमारे सामने आता है दिस पैनल, दिस ब्रूटल पैनल, एंड ही इज नन अदर देन ही इज यंगवुन। पर इसके साथ ऐसा हुआ कैसे? ये यहाँ पे पहुंच गया, इसके सर पे स्टिचेस हैं जो कि ऑब्वियसली मारिया से भिड़ते टाइम तो नहीं हुए थे। मारिया ने इसको पीटा जरूर था पर सर तो इसका खोपड़ी तो नहीं खोल दी थी। भाई इसके साथ क्या हुआ है, इसकी इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन क्यों है? यंगवुन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आगे जानेंगे। अभी हम देखते हैं फ्लैशबैक के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे यंगबुन जब ऐसे लोगों से भिड़ा करता था, वही लौंडे लपाड़ों से जो कि लोगों को बुली किया करते थे। एंड यहाँ पे यंगबुन यही सोच रहा होता है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, ये लोग गलत करते हैं और रॉन्ग करने वालों को मैं पीटूंगा, और मैंने बिल्कुल सही किया उन लोगों के साथ। और से ये भी याद आ रहा होता है कि कैसे नूना ने उससे कहा था कि मुझे डर लगता था कि तुम उनकी तरह ना बन जाओ। जो रीजन था नूना ने मुझे छोड़ दिया था बिकॉज आई हैव फेल्ड, मैंने अपनी ईविल को, अपने आप को हराने दिया। मेरा जो क्रीड है वो दिखने में कॉम्प्रोमाइज लग सकता है बाय वायलेंस,
वायलेंस और क्रूअलिटी, बट अगर मैं ऑनेस्ट रहूं अपने आप से तो मेरे एक्शंस बिल्कुल सही थे। वो रिटेलिएशन था अगेंस्ट द वायलेंस एंड मुझे प्रूव करना था अंटिल द एंड। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जैसे यंग वुन को लूना छोड़ के गई थी, उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। यंग वुन गया प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर ली चुन सिक के पास, यानी चेयरमैन के पास, और चेयरमैन के साथ उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बैठाया होगा, या तो फाइट क्लास 3 में एंटर करने का या फिर टनल में जाने का, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट पक्का बैठाया उसने। एंड उसके साथ कुछ हुआ, उसके साथ कुछ तगड़ा ही ऑपरेशन सा हुआ। यू कैन सी कि उसका काटा पीटी चालू है। एंड लोंडा बोलता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, माई नेम इज यंग वुन, और मुझे ताकतवर बनना है। कि जो नाम मेरे बाप ने मुझे दिया था मैंने उसे हटा दिया। I don't have a surname, मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नीचे गिरा रहा है। एंड उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नूना जब हमारे लॉन्डे से मिली थी बोलती है बस कट हाँ, एंड तुम काफी क्यूट लग रहे हो। वेल नूना ने हमारे लॉन्डे से दोस्ती क्यों की? क्योंकि उसके पीछे रीजन था। नूना का जो छोटा भाई था उसे उसी के एक स्टूडेंट लोग ने, उसके फ्रेंड्स लोग ने असॉल्ट किया था, बुलीज ने, एंड हॉस्पिटलाइज होने के 3 दिन बाद वो मर गया। वेल जिसके बाद नूना ने हमारे यंग वुन को अपना दोस्त बनाया। दोस्त नहीं, उसे कहा डू यू वांट बी माय स्टेप ब्रदर। उसके साथ घर घर खेलना और बाकी चीजें। उसने प्लान तो यही किया होगा कि मैं उसकी जगह लूंगा, उसके भाई की जगह लूंगा उसकी जिंदगी के अंदर। बट इन ट्रूथ उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, माय फर्स्ट लव, आई डिस्कवर्ड व्हाट हैपेंड। जो कल्प्रिट था उसे सेंटेंस किया ट्रांसफर टू अनदर स्कूल, उसे दूसरे स्कूल में भेज दिया, जबकि उसके साथ कुछ और करना चाहिए था, उसे पीटना चाहिए था, मार देना चाहिए था यंग वुन के पर्सपेक्टिव से, बट ऐसा नहीं हुआ। और उसकी फैमिली को 3 मिलियन वॉन देने पड़े उसकी फ्यूनरल के एक्सपेंसेस के ऊपर। एंड यंग वुन यहाँ पे यही सोच रहा होता है अडल्ट्स ये सारे हरामखोर, ये लोग यूजलेस हैं। अडल्ट्स कभी भी सही चीज नहीं करते हैं। वो लोग लाइंस तो बना देते हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बड़े और छोटे में कंपैरिजन कितना है। वो लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। दे आर जस्ट लाइक कॉकरोचेस। फिर हमें यही सिनारियो दिखाया जाता है कि कैसे यंग वुन पहले उसका भाई बना, फिर उसका फ्रेंड बना और फिर उसके बाद उसका लवर बना। नूना अपने पेन को छुपाने में बड़ी माहिर थी। वो अपने पेन को छुपाती थी सबके सामने, लेकिन अकेले में जब वो यंग वुन के साथ होती थी तब निकल के आता था उसका अंदर का वो डर, वो मॉन्स्टर। एंड शी इज लाइक किल देम ऑल, दोस कम्स, उन सभी को मार दो। पता नहीं मेरे भाई ने उनके साथ क्या किया था, क्या गलत किया था। वो डिजर्व नहीं करता था ये सब, लेकिन अब वो डिजर्व करते हैं। उनको मर जाना चाहिए। They should all just die। वेल यहाँ पे यंग वुन के पर्सपेक्टिव से हमें समझाया जाता है कि जितनी बार नूना अकेली रहती थी तब उसका पेन, उसका सौरव उसके ऊपर बढ़ने लगता था। वेल इसके चक्कर में जब भी वो पेन में होती थी उस समय यंग वुन भी हर्ट होता था। ईयर 1959 BC के अंदर किंग हामुराबी ऑफ बेबीलोनिया इनकैंट द कोड ऑफ हामुराबी, आई फॉर एन आई, अ ट्रूथ फॉर एन टूथ। वेल ये सिनारियो तुमने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के अंदर भी सुना होगा। वेल यही कहना उन प्रिंसिपल था जो कि इस किंग के निर्दोषों के अनुसार आगे बढ़े थे। यंग वुन को अब यही बातें समझ में आ रही होती है कि कैसे इस रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें चलती हैं। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि आजकल की सोसाइटी के अंदर क्राइम्स को ऐसा दिखा जाता है, ऐसा रिजल्ट की तरह दिखाया जाता है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। ऐसा समझाया जाता है कि जो कोई एक्शन इंडिविजुअल ले रहा है वो प्री प्रिटेंडेड रहता है एंड अंडर द फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेल ये कोई रूल होगा, कोई सेक्शन होगा जिसके अनुसार हमें पता चलता है। और वेल ये इन रियलिटी भी है। कोरिया के अंदर, जापान के अंदर किसी को भी पनिशमेंट जल्दी नहीं दिया जाता है, उनको कोई स्लैप कर दिया जाता है, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। वेल उसी पर्सपेक्टिव से हमें समझाया जाता है कि कोई भी कोई गलत काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से ली जाती है कि पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है कि उसे सुधारा जाए। उसे पनिशमेंट नहीं दी जाती, पहले उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव किसी को भी दंड पहले नहीं दिया जाता। वेल पहले ऐसा होता था कि तुरंत दंड दे दिया जाता था, पर अभी उसे सुधारने का एक मौका दिया जाता है। एंड हमारा यंग वुन इस बात पे बिल्कुल डिसएग्री करता है। सुधरने का मौका? क्या तुम उस बात को कंपेंसेट करते हो विक्टिम को लेकर, किस ग्रीफ के अंदर, किस सफरिंग के अंदर विक्टिम है, वो क्या दुख फील कर रहा है? अगर हमारे इंटेंशंस को एज अ लाइक एक्सीडेंट लिया जाए तो कोई भी किसी के ऊपर ग्रेजेस ही नहीं रखेगा, बोलेंगे अरे यार तो गलती से हो गया। और फिर हमें एक यही कोट दिखाया जाता है कि लव योर एनिमीज, फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यंग वुन बोलता है कि दिस इज बुलशिट। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग भी ऐसे हिपोक्रेटिक्स हैं, उनको तुरंत उनके पेरेंट्स को, उनके भाइयों को, उनके लवर्स को, उनके बच्चों को, उनको तुरंत पीसेस के अंदर के उनके सामने दे देना चाहिए। और तब मैं देखना चाहूंगा कि क्या उनका रिएक्शन, क्या उनका प्रीच उनके लव वन के लिए फॉरगिवनेस ही होगा, या फिर उनके माइंड में ये चीज बदलेगी? क्या वो रिवेंज नहीं लेना चाहेंगे? फिर इस पर्सपेक्टिव से हमें यह समझाया जा रहा है कि आजकल के जमाने में
ऐसा माहौल बन चुका है कि लोगों को फॉरगिव कर दिया जाता है बड़ी आसानी से। और हाँ, जैसा कहा जाता है कि आजकल कानून है। वेल, इस बात से डिसएग्री तो मैं भी करता हूँ। ये बात मुझे भी सही नहीं लगती है कि जब कोई दूसरा गलत कर रहा है, जब किसी क्रिमिनल ने काम किया हो, किसी को मार डाला हो, लेट सपोज कोई क्रिमिनल आके तुम्हारी फैमिली के मेंबर को मार देता है जान से तुम्हारी आंखों के सामने, और फिर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम उसे मार नहीं सकते, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने कानून को हाथ में लिया तो तुम्हें जेल कर दी जाएगी। What type of rule is this? मतलब कि अगर तुम किसी से फाइट करते हो, तुम दूसरे के प्राण गलती से ले लोगे, जबकि उस क्रिमिनल ने तुम्हारी फैमिली के मेंबर का प्राण लिए हैं, और अगर तुम उसे मार देते हो तो इट्स क्राइम। तुमने उसे मारा तो इसका मतलब तुम जेल जाओगे, ना कि वो तो मर गया, चलो मान लिया। लेकिन अगर तुमने उसे मारा, पीटा, कुछ भी किया, तो इसका मतलब तुम भी उसके अंदर आते हो, तुम्हें भी क्राइम के अंदर लिया जाता है। जो अगर तुम्हें ऊपर किसी ने अटैक किया है, तुम्हें किसी ने मारा है, तो तुम उस पर रिवेंज लोगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन यहीं पे कानून आता है। कानून कहता है कि कानून अपने हाथ में मत लो, कानून सब देख लेगा। वेल, कितना टाइम होता है, कानून जब तक पहुंचता है तब तक तो दुनिया ही खत्म हो चुकी होती है इंसान की। वेल, मैं इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, बट यंगमून की बात यहाँ पे बात में दम है। और जो लोग जिनके साथ ये हुआ होता है, जो विक्टिम होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें लोगों को माफ ही करना पड़ता है, उनको फॉरगिव ही करना पड़ता है, अदरवाइज दे वोंट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। जो ट्रू पीस ऑफ माइंड जो हमें मिल सकती है, वो मिल सकती है विथ रिवेंज। मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब तक रिवेंज नहीं लिया जाता तब तक तुम्हें पीस नहीं मिल सकती। एंड इसीलिए जो है मोरालिटी है, एथिक्स है, इन सब पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर एन टूथ, मर्डर फॉर अ मर्डर। आई रोट माई ओन जस्टिस, and as far as my arms could reach, I swore to uphold it. And after planning, we finally tracked the murderer who killed Nuna's brother. And हाँ, फिर वही हुआ जो तुम सोच रहे हो, यंगमून ने उसकी जान ले ली। यंगमून killed him with his own hands and one hit after another. एंड जब तक यंगमून अपने रियल मोटिव्स और सारी चीजें उसे समझाता, तब तक वो खुद ही अपने घुटनों पर आ गया। एंड ये कॉमन ट्रेट होता है उन स्कम्स के अंदर जो कि प्रे करते हैं वीक के ऊपर विद फोर्स, और जब उनके सामने उनसे ज्यादा ताकतवर कोई आ जाता है, देन दे बिकम सो पैथेटिक। एंड उसके बताने से पहले ही उसके क्राइम्स मेरे आंखों के सामने आ चुके थे। एंड जितना डेस्परेटली हो सकता था वो मुझसे माफी मांगता रहा, वो मुझसे मर्सी की भीख मांगने लगा। और जो लॉ इस दुनिया में चलता है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि जो सिन है, जो गलती का प्राइस है, उसका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता। किसी क्राइम का इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? तुम इतने साल तक बचे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। वेल, ऐसा यंगमून का कहना है। नूना ने जितने दिन बिताए हैं रोने में, अपने आंसू में, वो सारे दिन का क्या होगा? उनका भी तो पे बैक मिलना चाहिए इक्वली। इन द एंड नथिंग इज गेन्ड। अगर उसका पे बैक नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए प्रिसाइजली यहाँ पे फॉरगिवनेस तो बिल्कुल नहीं होगी। वेदर इट वॉज अ क्राई और फियर और यल्प ऑफ पेन, he would scream like a pig being slaughtered. So I had to wrap things up prematurely. मैं इससे भी ज्यादा बेटर हो सकता था, but it was good. My kill was priceless. And फिर यंगमून यहीं पे ये समझाता है कि कॉप्स वो लोग कुछ नहीं करने वाले, चाहे तुम कितने ही पैसे वाले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अडल्ट्स के बारे में जानता था, मैं उनके बारे में नॉलेज लेकर बैठा था, उनकी टेंडेंसीज को लेकर मैंने अपना मर्डर इतना परफेक्ट किया था। मेरे रिवेंज की वजह से तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। बी ग्रेटफुल दैट आई रिटर्न्ड ऑल ऑफ इट। एंड यहाँ पे वो उसकी मदर को, जिस बच्चे को उसने मारा है, उसकी माँ को यही कह रहा होता है कि अब वो जो पेन है, वो सब कुछ अब तुम अपने साथ लेकर जाओगी टू द डेथ, टू योर ग्रेव। अब जैसे कि नूना रोई थी, वही उस बच्चे की माँ को रुलाना चाहता था। वेल, इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट अब क्या कर सकते हैं, यंगमून का फैसला था तो उसने किया। एंड यहाँ पे एक कोट हमें बताया जाता है दैट रिवेंज ओनली लीव यू एम्प्टी। रिवेंज हमेशा तुम्हें खोखला कर देता है। यंगमून कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक मीनिंगलेस फ्रेज है जो कि वो लोग पसंद करते हैं, वो नार्सिसिस्टिक, वो वर्चुअस, वो डिबेटर्स। और जो मेरा खून पसीना लगा है इस प्रोसेस के अंदर और उससे मुझे रिजल्ट मिला है, रेट्रिब्यूशन एक अचीवमेंट है। और अब मेरे पास एक और मौका है, अब मेरा एक स्टेपिंग स्टोन है टू अ न्यू स्टार्ट। और फिर हमें एक न्यूज देखने मिलती है कि लास्ट नाइट एक मिडिल स्कूल का बच्चा मरा हुआ मिला नियर द कंस्ट्रक्शन साइट। एंड अब जो अथॉरिटीज है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को लेकर। और डेथ का जब कॉज पता चला, जो कि था ब्रेन हेमोरेज, इसका मतलब क्या होता है? आई मीन उसने इसके सर को पकड़ के दबा के मार दिया। एंड हमें यहाँ पे वो भी समझाया जाता है कि जो विक्टिम था उसकी बॉडी के ऊपर 58 कंफर्म ट्रॉमेटिक वुंड्स थे थ्रू आउट हिज फेस,
हेड एंड लेग्स। एंड ये सारी सिनारियो को हमारी लॉन्डिया जिसका नाम था नूना, वो टीवी पर देख रही होती है। उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता, शी वॉज लुकिंग। एंड जिसके बाद हम देखते हैं यंगवुन को। यंगवुन हमें बताता है कि उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है एंड दैट इज नूना। एंड जिसके बाद यंगवुन ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ कन्फेस कर देगा टू हर। एंड फिर यहाँ पे जो रिएक्शन पहले नूना नहीं दे रही थी वो बाद में देती है। नूना सेज, माय गॉड, तुमने मेरी बात सुनी, माई प्रेयर्स। एंड शी इज क्राइंग एंड स्माइलिंग। एंड यंगवुन फिर अपनी बात से ही पलटता है, बोलता है नहीं, मुझे उसे बताना नहीं चाहिए, अगर उसे नहीं पता हो तो ही ज्यादा बेहतर होगा। एंड यंगवुन फिर यही डिसाइड करता है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, वो एक और मर्डर ऐसा नहीं होने देगा जैसा कि उसके भाई के साथ हुआ था। नूना के भाई के साथ जो कुछ हुआ अब वो वापस से वैसा कभी नहीं होने देगा। एंड इसीलिए जो कुछ भी स्कूल में बुलिंग होती थी, असॉल्टिंग होती थी, वो उन लोगों को पीटता था। जैसे कि हमें पहले बता चुके हैं कि यंगवुन पहले उन लोगों को पीटा करता था, स्कूल के गुंडों को, मवालियों को, ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो, जैसे कि नूना के भाई को हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं एक डॉक्टर के ऊपर जो कि ऑपरेशन कर रहा होता है। एंड वो बोलता है अच्छा, स्माइल किया। एंड फिर डॉक्टर यही कहता है कि मुझे ये पैसों की कीमत मिल रही है, मेरी डिस्कवरीज मिल रही है फ्रॉम फेलियर्स। और फिर हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को उस डॉक्टर ने ही क्रिएट किया है। पता नहीं उसके साथ क्या किया, बट एक ऑपरेशन किया जो कि हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए जीता बोलता है यंगवुन। एंड यंगवुन चिल्ला रहा होता है मारिया डकास्कोस। जीता बोलता है ओ यंगवुन, अगर तू हर्ट है तो हॉस्पिटल जा, यहाँ कहाँ मर रहा है इस नाले के अंदर, लोगों पे चिल्ला रहा है कि लाइट्स बंद करो। मारिया को जीता बोलता है क्या कर रही हो तुम, जाओ मारो साले को, वो अभी खड़ा है। एंड मारिया बहुत ज्यादा शॉक में होती है, मारिया पसीने में लथपथ होती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे जीबाराम वहीं पे नूना से बात कर रहा होता है। जीबाराम बोल रहा होता है क्या तुम उससे बात नहीं कर पा रही? वेल, क्या तुमने फाइट की फिर से? कुछ देर के लिए तुम्हें चिंता करने लगा था, बट लगता नहीं कुछ दिक्कत होगी। और फिर जीबाराम बोलता है तुम फिक्र मत करो दादा, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा यार, वो थोड़ा वियर्ड है, वो कभी कभी ऐसा एक्ट करता है। नूना उसे बोलती है नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, इट्स डिफरेंट दिस टाइम, इट्स लाइक कि वो गायब हो चुका है। एंड वाह, वो लोग बात कंप्लीट कर पाते। इतने में टायंग जीबाराम को उठाती बोलती है तुझे क्या लगता है तू मुझसे भाग सकता है? एंड फिर वो उसको वही डायलॉग सुनाती है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर एन टूथ। एंड जीबाराम बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। एंड यहाँ पे नूना उससे कुछ बात कर पाती कि हमें फिर सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है वो सिनारियो जहाँ पे हर कोई अब बाहर भाग कर आ जाता है अपने रेस्टोरेंट से। एंड लॉन्डिया बोलती तेरी इतनी हिम्मत, तुम लोग रिग्रेट करोगे इसे बिग माउंटेन। और फिर ये लौंडे लपाटे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिसके बाद जिम्सी बोलती है बाय द बॉस, क्या तुमने उनको दोनों को बताया उस बारे में कि वहां पे लाइट्स ऑन नहीं करना? एंड उसे याद आता है कि नो, उसने कुछ नहीं बताया। जीता है अपनी लाइट्स मार मार के अब देख रहा होता है मारिया के चेहरे पे, मारिया इज डन। वो पता नहीं किस बारे में फिक्र कर रही है। एंड मारिया की नजर जाती है यंगवुन के सर के ऊपर जिसपे स्टिचेस उसे देखने मिलते हैं, टाके देखने मिलते हैं। एंड अब हम देखते हैं मारिया का पास्ट। मारिया अपने हाथ में रैप अप कर रही होती है और जिसके बाद उसके सामने कोई आता है, वो अपने कपड़े उतारता है। और मारिया का ये सिनारियो, जब मारिया एक ब्रूटैलिटी थी, मारिया की नजर के सामने एक आदमी आता है जिसके सर पे वही स्टिचेस होते हैं, उसके सर को खोल के भी उसके साथ कुछ ऑपरेशन किया होगा। वेल दैट गाय इज फ्रंट ऑफ मारिया और मारिया उसको देखकर बहुत शॉक होती है। और फिर वैसा ही सिनारियो हमें फिर से देखने मिलता है। मारिया बोलती है वो तेरे सर पे स्कार, क्या उन लोगों ने भी तेरे साथ सेम चीज की? तू इतने टाइम से था कहाँ पर? तू ऐसा दिख क्यों रहा है? और जीता को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड यंगवुन बोल रहा होता है मारिया। एंड मारिया बोलती है क्या मैं अभी भी तुझे याद हूँ? मैं मारिया डकास्कोस हूँ। टेल मी योर नेम, टेल मी हु यू आर। वेल, जिसके बाद यंगवुन कुछ बोलता नहीं है, सीधा मारिया को पीटता है, मारिया को एक घुसन मारता है। मारिया कुछ कर पाती उससे पहले ही वो मारिया को मारने वाला होता है। एंड मारिया को जीता बोलता है क्या कर रही हो तुम? एंड मारिया बोलती है रुक जा, कुछ कर मत, पीछे रह जीता है। एंड मारिया उसको समझाने की कोशिश करती है, बोलती है शांत हो जा, मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहती। जीता चिल्ला के बोलता है तुम देख नहीं सकती मारिया, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। यंगवुन फिर मारिया के सर को पकड़ता है और उसे जमीन में दे मारता है और फिर एक घुसंड उसके चेहरे पे मारता है और मारिया नाले में गिर जाती है। फिर जीता है जूतों के अंदर अपने दोनों फोन लग। एंड जिसके बाद हम देखते हैं यंगवुन बहुत जोर से चिल्लाता है, रोर करता है और फिर दोनों हाथों से मारिया के ऊपर, मारिया के रिब्स के ऊपर अटैक करता है। एंड फिर वो एक और बार वही सेम अटैक मारिया के ऊपर करने वाला होता है और अगर वो कर देता, मारिया वहीं पे
फिनिश हो जाती, उसके रिब केज पूरे टूट जाते। बट वेल नहीं होता ऐसा, क्योंकि तभी हमारा जीताय यंगवून को उठाकर पटकता है नाले में। जीताय की आंखों के सामने एक खोपड़ी होती है, एक स्कल होता है, और फिर जीताय देखता है उस नाले के अंदर लोग मरे हुए हैं, वहां पे कॉर्प्सेस पड़ी हुई हैं लोगों की। एंड यंगवून खड़ा होता है, जीताय बहुत शौक में होता है। और फिर हमें एक पास का फ्लैशबैक देखने मिलता है उस टाइम का, जब जीताय जवान हुआ। वो जवान ही है भाई। वेल जब जीताय थोड़ा नर्डी हुआ करता था और उसके दोस्त यानी कि ऑक और उसके जीवन तीनों साथ मिलकर कुछ देख रहे होते हैं फोन के अंदर। एंड फोन में वो लोग यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि किसी यूट्यूबर ने डिस्कवर किया एक अबैंडन्ड घर के अंदर कि वहां पे कॉर्प्सेस पड़ी हुई हैं। व्लॉग करते हुए उसे ये पता चला। जीताय बोलता नो वे, क्या ये सच में रियल है या फिर डॉल्स हैं? जीवन बोलती है क्या ऐसा हो सकता है, मैं नहीं देख सकती ये सब चीज। एंड ओक इसमें एकदम घुस कर देख रहा होता है, बोलता है ना। ओक बताता है कि जिस बंदे ने ये सब रिकॉर्ड किया था वो बाद में ट्रॉमेटाइज हो गया और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। जीता बोलता है अबे यार कितना सा हॉरिबल है ये, इफ दैट वाज मी, मैं तो वहीं पे मर जाता उस मोमेंट के अंदर अगर मैंने वो देख लिया होता। वेल उसने आज देख लिया, उसने आज सच में कॉर्प्सेस देख ली पड़ी हुई नालों के अंदर। एंड जीताय भी लाइक, फिर हमें बताया जाता है द मोस्ट पावरफुल एंड प्राइमल इमोशन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, फियर। वो डर आज फील कर रहा था। द रीजन व्हाई वी फील फियर इज बिकॉज दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इट्स ट्रू, इट्स रियली ट्रू। जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमारे अंदर एड्रेनल रश आता है, वो हमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है। उस समय हम अपनी लिमिटेशंस, हमारी पावर की जितनी भी ताकत है, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर उस समय नहीं होती जब तुम नॉर्मल होते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत तुम्हारे अंदर तब आ जाती है जब तुम डर में होते हो, जब तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वेल ऐसा ही जीताय के साथ यहाँ होता है। जीताय बोल रहा होता है स्टॉप शेकिंग, स्टॉप शेकिंग। और फिर हमारे सामने ये बड़ा पैनल आता है जिसमें लिखा होता है द ओनली इमोशन स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट फियर इज रेज, बेसिक इंस्टिंक्ट क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू आवर प्रेडिटर्स, एन ऑब्सेशन टुवर्ड लाइफ, एन ऑफेंस मैकेनिज्म टू एंश्योर सर्वाइवल। जीताय चिल्ला रहा होता है स्टॉप शेकिंग। एंड ओ डैम भाई, ये पैनल देखो तुम लोग, जीताय रो रहा है, क्राई ओट। ओ भाई, जीताय खुद ही अपने चेहरे पे स्क्रैच करने लगता है, अपनी चमड़ी ओ भाई, वो अपनी आंखें क्यों किया जीताय भाई? उसने खुद ही अपने चेहरा, ओ यार नहीं करना चाहिए था जीताय, पर वो इतना ज्यादा फियर में था, इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने खुद ही चीर लिया चेहरे को। वेल नाउ आई अंडरस्टैंड, जीताय को ये डैमेज, जो चेहरे पे चोट लगी है, ये किसी और ने दी नहीं है, इसने साले ने खुद ही कर ली। मतलब कि मैंने इसके कई सारे से पैनल्स देखे थे आगे के फाइट क्लास 3 के, एंड मैं हमेशा देखता था कि जीताय को इतने बड़े बड़े स्कार्स दिए किसने यार फेस के ऊपर। वेल नाउ आई नो, ये साला खुद ही अपने ऊपर स्कार कर लिया। वेल फेलास, वेल मित्रों, दिस वाज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए था जीताय यार, पूरे फेस की मार ली यार इसने। फिर हम देखते हैं जीताय वो स्कल को उठाता है, उसकी आंख में हाथ डालता है और फिर यंगवून के ऊपर दे मारता है। उस स्कल से उसकी खोपड़ी से खून निकलने लगता है। एंड फिर जीताय के ऊपर वो एक घुसन दे मारता है। जीताय काफी दूर जाकर गिरता है, बट देन जीताय क्लोज इन करता है, एक पंच मारने वाला होता है, बट ना वो ऐसा करता नहीं, वो तुरंत एक किक बजाता है उसके खोपड़े के ऊपर, उसकी मुंडी पे। एंड फिर हम देखते हैं एक के बाद एक घुसन मार रहा होता है, जिसके बाद यंगवून जीताय को एक पंच मारता है। जीताय मुंह से ब्लीड करने लगता है। फिर यंगवून के ऊपर वो अपना एल्बो दे मारता है। फिर जीताय के ऊपर यंगवून ऐसा पंच करता है कि जीताय बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर जीताय के अंदर जो एड्रेनल उस समय चल रहा था, जीताय क्लोज इन करता है, एक पंच मारता है यंगवून के ऊपर। और हमें यहाँ पे ये सिनारियो भी दिखने मिलता है, एक तरफ जीताय के दोस्त जो पानी में छपाक खेल रहे हों और जीताय यहाँ पे ब्लड खेल रहा है, ब्लड के स्प्लैशेस खेल रहे हैं। एक तरफ जीताय और एक तरफ यंगवून एक दूसरे के ऊपर घुसन बजाए जा रहे होते हैं, नॉन स्टॉप पंचेस, नॉन स्टॉप किक्स, दोनों बहुत ही ज्यादा इंसेन ब्रूटल फाइट कर रहे होते हैं। ये सिनारियो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल जा रहा था। जीताय के ऊपर वो पंच करता है, जीताय जमीन पे जाकर गिरता है और वहां पे उस पानी में, उस नाले में उसके ऊपर कॉर्प्सेस गिरी होती हैं, दूसरे लोगों के हाथ, बॉडी। एंड जीताय उन्हीं उठाकर यंगवून के ऊपर दे मारता है और फिर दोनों के घुसंड एक दूसरे टकराते हैं। जीताय अनकॉन्शियस होने वाला होता है, लेकिन तभी जीताय यंगवून की आंखों में अपनी अंगुलियां घुसाता है, उसके चेहरे को पकड़ता है और उसे एक देता है आमबार। क्या फाइट चल रही है भाई इस नाले के अंदर, क्या फाइट चल रही है? जीताय उसको ब्लॉक करके जमीन पे पटकता है। फिर हमें एक तितली देखने मिलती है, एक जुगनू देखने मिलता है जो कि किसी ने अपने हाथों में बांध रखा होता है फॉर लाइट। एंड वो जुगनू के
इट्स अ बिग माउंटेन फायरफ्लाई शार्क। ओके ये भी बिग माउंटेन की टीम में आता है। वेल हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो भी रेस्टोरेंट के बंदे थे, बंदियां थी, वो दोनों भागते हुए उनको बचाने के लिए आते हैं यहाँ पे, और नाले के बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है ली। मारिया जागती है, मारिया देखती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दोनों इतनी ब्रूटल फाइट कर रहे हैं। यंगवून जीताए को उठा लेता है और जीताए को पकड़कर चीर फाड़ देता है, जमीन पे पटक देता है। एंड जीता यहाँ पे चिल्ला रहा होता है अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। एंड इसलिए जीता उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ता है, उसके हाथों को पकड़ता है अपनी ताकत से एंड उसके हाथ को मोड़ता है, उसकी गर्दन को पकड़ता है अपनी पैर से। मारिया जीता है चिल्ला रही होती है। जीता इसके यहाँ पे नाले के पानी में अपनी सांस रोके हुए था। मारिया यहाँ पे जीता को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मारिया को अपनी चेस्ट में दर्द फील होता है, वो नीचे गिर जाती है। जीता उससे बचने की कोशिश करता है, मारिया उसे बचाने की कोशिश करती है, पर मारिया आगे ही नहीं बढ़ पा रही होती। जीता एक किक करता है, उससे दूर भागता है और फिर हम देखते हैं यंगवून अपने हाथ को पकड़कर जीता के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच देने वाला होता है कि तभी वहां पे मारिया यंगवून का सर पकड़ती है और उसे घुमा देती है। लिटरली उसका सर पकड़कर उसे घुमा देती है, ट्विस्ट कर देती है एंड यंगवून इज डेड। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, दिस चैप्टर इज माइंड ब्लोइंग। दिस चैप्टर इज माइंड ब्लोइंग। अब तक जितने चैप्टर मैंने फाइट क्लास के पढ़े हैं, इट वॉज ब्रूटल, इट वॉज इंटेंस। इस चैप्टर के अंदर टोटल 145 पेजेस हैं। पहली बार मैंने कुछ फाइट क्लास का ऐसा चैप्टर पढ़ा है जिसमें इतने सारे पेजेस हों। वेल we can see why there is so many pages। फिर हम आते हैं एक फ्लैशबैक के अंदर। हम देखते हैं मारिया को विथ हर बस कट, जहाँ पे सभी स्टूडेंट मारिया को ही देख रहे होते हैं कि ओए भाई कौन एंट्री मार रहा है। एंड यंगवून भी मारिया को देखता है एंड वहां पे आता है नन अदर देन की हुन, द वन ऑफ फाइट क्लास 3। वो बोलता है ओए क्लास प्रेसिडेंट क्या देख रहा है वहां पे खड़े होके, वो क्यूट है ना, हाँ मुझसे झूठ मत बोल, शी इज नॉट बैड। अगर वो ऐसी नहीं होती तो अब तक तो तुझ पे हिट ऑन कर चुका होता ना। यंगवून कीहून को बोलता है तू ही जाके कह देना उसको ये बात। एंड कीहून बोलता है ओ मारिया को कहूं मैं ये बात ना, वो गुस्सा हो जाएगी। यंगवून बोलता है देख तेरी जो जोक्स हैं इसमें मजा नहीं है, तू ऐसे ही सेम प्रैंक्स हर दिन करता है, तुझे लगता है तू काफी कूल है बट यू विल एक्ट लाइक अ फूल, यू शुड बी अशेम्ड। और फिर वो वहां से कीहून को छोड़कर चला जाता है। वेल तभी पीछे से यंगवून को वो बोलता है मर्डरर, एंड ये और कोई नहीं कीहून होता है। बोलता है शी इज अ मर्डरर मारिया, द बिच किल्ड अ मैन, आई एम नॉट जोकिंग। एंड जिसके बाद यंगवून बोलता है क्या तू जानता है उसे, डिड यू सी इट, क्या तूने उसे देखा था। एंड कीहून बोलता है ना मैंने नहीं देखा पर मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ। यंगवून बोलता है क्या फील करूं, तू मुझे ज्यादा सस्पिशियस लगता है। कीहून बोलता है हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तू सही है, इसी तो कहते हैं फीलिंग, इट्स मोर करेक्ट देन यू थिंक। लोग हमेशा सिर्फ इन चीजों पे बिलीव करते हैं जिन पे वो बिलीव करना चाहते हैं। एंड फिर साला बात करते करते बीच में एक लौंडे का चश्मा लेता है, बोलता है चश्मे दे यहाँ पे। एंड यहाँ पे कीहून बोलता है चल अब थोड़ा हिपोक्रेटिकली बात करते हैं आर्गुमेंट के ऊपर। यंगवून बोलता है ओए कौन सी क्लास से है तू, वो बताता है मैं क्लास 5 से हूँ। एंड बोलता है ओके ठीक है मैं तेरे को बाद में दे दूंगा चश्मे। एंड यहाँ पे कीहून बोल रहा होता है देयर इज अ पर्सन ए बी एंड सी। तो सपोज कर जैसे कि एक ए नाम का बंदा है जो गुस्सा है, लेकिन वो दिखाता नहीं लोगों को, ही प्रिटेंड कि ना वो गुस्सा नहीं है। लेकिन जो बी है वो जानता है कि वो सेंसिटिव है एंगर को लेकर। सो जो बी है वो सी को बोलता है कि भाई वो गुस्सा है तू पंगे मत लेना ए से। एंड सी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तो नहीं देख सकता। एंड इसलिए वो बी को एक ऐसा बंदा बना देता है कि साले को कुछ दिखता नहीं है, सम ऑफ लाइक। तो अब क्या तुझे समझ में आई बात, बी इज मी द सेंसिटिव डेलिकेट कीहून एंड C is you along with all clueless fucks। और जो B है वो अब alone हो चुका है जैसे कि मैं, and he knows it for sure that the D's dumbasses won't buy it। यंगवून बोलता है हाँ that was funny, लेकिन एक मर्डरर को तुम इस बातों से कैसे पता कर लोगे। एंड कोई भी अपने सही दिमाग में होगा तो वो किसी को क्यों मारेगा। लोग टफ बनने के लिए कह देते हैं कि मैंने किल किया ये वो, लेकिन एक्चुअली में वो कभी किसी को मार नहीं सकते। मर्डरर और नॉर्मल पर्सन सेम नहीं हो सकते। Also, would their characters only be limited to murderers? उनका दिमाग हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट चीजों से भरा रहेगा एंड या वो लोग हमेशा झूठ का सहारा लेंगे, फॉल्स चीजें बताएंगे, whatever। I believe it's harder to hide your beliefs than your emotions। The more broad and ironclad it is, the deeper you fall into it। मैं जानता हूँ तू अपने ही कंफर्मेशन बायस के ऊपर लगा पड़ा है, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों कह रहा है। कीहून बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ लेट्स किल मारिया, क्या हम दोनों मिलकर मारिया को मार दें। और यंगवून बोलता है क्या कहना क्या चाहता है तू। कीहून बोलता है वो बिच उसे मार देना चाहिए, हमें उसे मारना चाहिए।
तो अगर उसे पहले नहीं मारे तो वो किसी और को मार देगी। एंड मैं जानता नहीं कि मैं अकेले कर पाऊंगा, क्या ये पॉसिबल होगा, लेकिन अगर हम साथ में करेंगे तो हम कर सकते हैं। यंगून बोलता है बुलशिट, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। कियोन बोलता है अरे तू एक्टिंग करना बंद कर हरामखोर, तू मुझे पागल नहीं बना सकता, वो तेरे लिए परेशानी है ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं तेरी हेल्प करूंगा। वेल जिसके बाद यंगून कियोन की गर्दन पकड़ता बोलता ओए तू मरना चाहता है हाँ, तुझे क्या लगता है तू मेरी हेल्प कर सकता है हाँ, तू मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कर यू हरामखोर। कियोन जोर जोर से हंस हंस के बोलता है अरे यार सारे कॉमेडियंस भरे पड़े मेरे पास, कोई यहाँ पे एक्ट करता है कूल, कोई बोलता है कि मैं काइंड हूँ, एंड कोई सोचता है मैं फनी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे डमएस लोगों को देख, एंड तुझे पता है उनमें से सबसे सैडेस्ट वन कौन था? द वन हु थिंक्स ही इज स्पेशल। तो जाग बेटे जाग, यू एंड मारिया आर द सेम। चाहे तू कितना इसको ना कर ले, चाहे तू कितना इसको डिनाई कर ले, एंड लेकिन तू देखेगा कि तुझे कहाँ तक ले जाता है। वेल हम देखते हैं वही सिनारियो। अब यंगवून जमीन पे पड़ा होता है, मारिया ने उसकी गर्दन घुमा दी थी, एंड मरते मरते शायद से वो यही सोच रहा है कि मैं क्या करना चाहता था प्रूफ, मैं क्या करता अगर मैं गलत होता तो। लेकिन अगर मैं अभी पीछे देखता हूँ तो जिस लड़के ने उसके भाई को मारा था उसके बारे में नूना अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है। लाइक कि अब उससे फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। क्या तू सच में चाहती थी कि वो मर जाए? क्या सिर्फ तूने उसी चीज के लिए प्रे किया था उस रात, वह जब मैंने तेरी प्रेइंग सुनी थी? वॉट इट ट्रूली अ कोइंसिडेंस? परहैप्स वो मेरे लिए था जो प्रेइंग तू कर रही थी कि वो मर जाए। एंड ऐसा ही होता है, जिसके बाद यंगवून मर जाता है। यस, जैसे कि मारिया ने उसकी गर्दन घुमा दी, नाउ ही इज डेड। अगर उसे नहीं मारती तो वो जीताए को मार देता। दैट सर्वाइवल थिंग। फिर जीत के बाद हम देखते हैं जीताए जिसकी सांस ऑलमोस्ट जा चुकी थी क्योंकि उसे पानी में उसे दबा रखा था। फिर मारिया जीताए को बाहर निकालती है, उसे सीपीआर देने लगती है, उसको सांस जगाती है, लेकिन खुद उसकी रिब्स अब टूट चुकी थी। समझ रहे हो तुम? उसके लंग के बाहर की जो हड्डियां होती है वो खुद ब्रोक कर चुकी थी, इस वजह से वो खुद सांस नहीं ले पा रही होती है। एंड धीरे धीरे वो खुद अनकॉन्शियस हो जाती है, एंड इन अनकॉन्शियस फॉर्म वो उसे जगाती है, वो कोशिश करती है। वेल जिसके बाद हमारे ये माउंटेन वाले रेस्टोरेंट के लौंडे लपाड़े यहाँ पे आ जाते हैं, एंड वो लोग बोलते हैं मॉन्स्टर डेड। फिर उनके सामने यंगवून पड़ा होता है जो मर चुका था, एंड दे वर लाइक अच्छा मॉन्स्टर मर गया, तो वो दोनों कहाँ गए? वेल जिसके बाद ली के सामने आता है हमारा जीताए विथ मारिया। अब हम देखते हैं कि ली के सामने मारिया को लेकर जीताए पहुंच जाता है। ली बोल रहा होता है ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या तुम पे रेड हेल ने अटैक किया? एंड जीता बोलता है हॉस्पिटल कहाँ है? एंड जिसके बाद ली बोलता है बॉब और जिमी सेफ तो है ना? एंड ही सेज नहीं, हॉस्पिटल कहाँ है? ली बोलता है देख पहले तू मेरे आंसर दे। जीता बोलता है देख वेयर इज हॉस्पिटल? ली बोलता है इट डजंट मैटर नाउ, हॉस्पिटल रेड हेल की प्रॉपर्टी है। यानी ये सुनकर जीता शॉक होता है, और तभी पीछे से जिमसी और पॉप आ जाते हैं, और जिसके बाद बोलते हैं अरे तुम दोनों ठीक तो हो ना? एंड तभी अचानक से हमारा पॉप गिरता है और वो धक्का दे देता है जीताए को, जिस चक्कर में जीताए और मारिया दोनों गिरकर बेहोश हो जाते हैं। एंड ली भी लाइक अबे यार ये क्या कर दिया तूने। एक तरफ हमारे जीताए और मारिया मरने की कंडीशन में आ गए हैं, और यहाँ पे उनके फ्रेंड्स यहाँ पे मजे कर। पहले अब हम देखते हैं कि कपल्स एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं कि तभी जीवाराम बीच में आके उनका खा जाता है, बोलता है देखो ये कोरिया है, हम इस समय कोरिया में हैं, एंड यहाँ पे डिसेंसी होनी चाहिए पब्लिक के अंदर थोड़ी। एंड लॉन्डिया बोलती है तुम लोग ने कभी किसी को डेट नहीं किया क्या? एंड ये लोग सदमे में होते हैं। एंड जीबाराम और यहाँ पे तांग चिल्ला के बोलते हैं डेटिंग इन हाई स्कूल इज टू अर्ली, हम लोग ये सब नहीं कर सकते। आई कुड हुक अप व्हेनेवर आई फील लाइक, हम जब चाहें तब किसी से हुकअप कर सकते हैं, लेकिन ना बिल्कुल नहीं। जीवाराम बोलता है तुझे क्या लगता है तू कुछ बड़ी बन गई जस्ट बिकॉज यू हैव अ बॉयफ्रेंड? यू प्रोबेबली थिंकिंग डेटिंग इज समथिंग स्पेशल और व्हाटएवर, बट ये चीज खाली एक वन डिमेंशनल वाली थिंकिंग है। एंड टाइम बोल रही होती है हाँ ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हेन अदर पीपल डू इट, बट आई माई सेल्फ कांट बॉदर विद इट। एंड वो उससे बोलती है कि तुम्हारे तो कोई क्रश भी नहीं होगी राइट? एंड ये लोग शॉक होते हैं। जीवाराम सोचता है तायंग के बारे में, एंड यहाँ पे तायंग सोच रही होती है हामिन के बारे में, बोलती है हाँ मैं तो बस उसको देख रही थी आफ्टर अ बिग इडियट हैट, वो कुछ काम का नहीं है। एंड यहाँ पे मारिया के बारे में हामिद सोच रहा होता है मैं तो बस उसे एडमायर करता हूँ, दैट्स ऑल। और फिर हम आते हैं हॉस्पिटल में, सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में मारिया लेटी होती है बेड पे, और हम देखते हैं जीताए को। जीताए के ऊपर भी पट्टियां लग चुकी है क्योंकि साले ने खुद के फेस के ऊपर स्क्रैचेस कर लिए, स्कार कर लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली बोलता है क्या द मॉन्स्टर इज डेड? फिर हमारे ये दोनों रेस्टोरेंट के लौंडे लपाड़े बोल रहे होते हैं कि देखो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था,
हमारी पूरी गैंग भी साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट नहीं जा पा रही थी। ली बोलता है अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ट्विंस कैसे मैच में हार गए थे, इनक्रेडिबल। अब ये किसी रेड हेड के बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसने गैम्बलिंग के अंदर सारा कुछ खो दिया, इस वजह से अब वो एंड इसलिए तुम दोनों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हमारा स्कूप बॉय बोलता है कि हाँ तुझे क्या क्या बात कर रहा है भाई तू, अगर हम लोग लो रहेंगे तो रेस्टोरेंट कौन चलाएगा। जिसके बाद ली बोलता है बॉब सॉप एंड हम देखते हैं कि लौंडा बोलता है इट वॉज माई डिसीजन, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसकी लौंडे बोलती है एक्टिंग करना बंद कर, तो क्या मैं अज्यूम कर तुम्हारे पास प्लान है। एंड फिर ली बोलता है कि जब मैंने उसकी आंखों को देखा था उन कॉर्प्सेस के बाहर आते हुए, तभी मैं समझ गया था ही इज अ हेल हाउंड, एंड इसलिए अब मैं उसे फाइट क्लब में भेजूंगा। वेल मित्रों मित्रानियों, यहीं पे हमारा चैप्टर 80 खत्म होता है। फाइनली हमने फाइट क्लास 3 के टोटल 80 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने 76 चैप्टर तक पढ़ा था और 77, 78, 79, 80 ये सारे मैंने अभी पढ़ते पढ़ते तुम्हारे सामने रिकॉर्ड करके तुम्हें बताया है। एंड आई वुड से अब फाइट क्लास 3 का रुख बदलने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि अब मजा आना शुरू होगा। मजा भी आएगा, दुख भी होगा, काफी सारी टेरिबल, बहुत ज्यादा मॉन्स्टरस ब्रूटैलिटी चीजें हम देखने वाले हैं। बट जो भी हो, फाइट क्लास 3 इज ऑसम एज ऑलवेज। आगे क्या होगा, मजा आएगा, जो कि हम देखेंगे अगले संडे। तो तुम लोग फिक्र मत किया करो, संडे को फाइट क्लास 3 का वीडियो आ जाएगा। एंड ये हफ्ते में बहुत आलसी बन गया था, मैंने कुछ नहीं किया, नो वीडियो एट ऑल। शॉर्ट्स डाली बट लॉन्ग वीडियो नहीं डाली चैनल पे, तो फिक्र नॉट, क्योंकि अब मंडे से लेकर हम संडे तक और भी कंटेंट लाएंगे। 4 वीडियो डालने का मेरा प्लान तो है संडे से पहले। फाइट क्लास 3 से पहले 4 वीडियो और डालूंगा मैं, बुली इंचार्ज, ऑमनिशेंट रीडर, और भी 2 वीडियो डालने के प्लान्स हैं, उस समय डालूंगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे उन वीडियोस के अंदर, तब देख रहे तुम लोग मेरी ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाय। अब जीता है, बदल गया, पूरा बदल गया लौंडा। अरे खुद के ऊपर कौन स्क्रैच करता है यार, पूरे फेस की मार ली। पता नहीं अब क्या होगा आगे।